Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akshita Chauhan. Today we are going to start legal aspects of business law का पहला पार्ट जिसमें हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 करेंगे, राइट। और ये जो एक्ट है ये दो पार्ट्स में आएगा, जिसमें से पहला पार्ट आज हो जाएगा और सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, राइट। एंड दिस इज़ माय मेल आईडी ऑल्सो, आप यहाँ पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। सी, गुड्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होता है मूवेबल गुड्स, जो मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है। दूसरा होता है इमूवेबल गुड्स, जो मूव नहीं हो सकता, राइट। तो जो मूवेबल गुड्स है उसके लिए बना है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, करेक्ट है। लेकिन जो इमूवेबल गुड्स है उसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एक्ट बना है। कौन सा एक्ट बना है? ट्रांसफ़र ऑफ गुड एक्ट, जिसमें जैसे हाउस आ जाता है, तो जो मूव नहीं हो सकता। नाउ सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 इज द एक्ट डिफाइंड एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ गुड। कि ये एक्ट किससे रिलेट करके बनाया गया है? सामान के, गुड्स के सेल के बेसिस पर। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरी इंडिया में एक्सटेंडेड है, इवन इन जम्मू एंड कश्मीर। Even in Jammu and Kashmir. It came into force on 1st July 1930. ये फोर्स में कब आया? 1 जुलाई 1930 को ये फोर्स में आया। नाउ अब इसमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है एंड कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आए हैं, राइट। इंक्लूडेड पार्ट से क्वेश्चन आया तो एक्सक्लूडेड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सी, तो इंक्लूड करते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो उग रही हैं, ग्रो कर रही हैं। वाटर, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, ओल्ड करेंसी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, शेयर्स, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इमूवेबल गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, मनी एंड करेंसी को इंक्लूड नहीं किया जाता, एक्शनेबल क्लेम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दो कंसेप्ट को, एक है हमारा सेल्स, एक है एग्रीमेंट टू सेल। ये दो कंसेप्ट को पढ़ेंगे और ये पूरा कंसेप्ट सेक्शन 4 के अंडर डिफाइंड है, राइट। ये पूरा कंसेप्ट सेक्शन 4 के अंडर डिफाइंड है। नाउ सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 किसके बारे में बताता है? वो बताता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be a contract of sale between one part owner or and another, right? लीगल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। एक होता है सेल, एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। सेल आया हमारा सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर, एग्रीमेंट टू सेल आया सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के अंदर। सेल का मतलब है एक बायर है, एक सेलर है, दोनों ने किसी चीज़ को लेने खरीदने के लिए एक जगह पर मिले और वहीं पर ही बायर ने पैसे दिए और सेलर ने क्या दिया? मनी दिया। यहाँ पर ये बायर है और ये यहाँ पर सेलर है। तो जो हमारा बायर है इसने प्राइस या फिर आप बोल सकते हैं मनी दिया, और जो सेलर है हमारा उसने बायर को गुड्स दिए, राइट। तो ये दोनों चीज़ समझ में आई कि अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इमीडिएट ट्रांसफ़र हुआ, मनी का इमीडिएट ट्रांसफ़र हुआ। अग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है? सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में डिवाइड है और इसमें जो सामान है
वो कुछ टाइम बाद ट्रांसफ़र होता है। फ्यूचर टाइम, कोई कंडीशन होती है उसके फुलफिलमेंट के बाद, या फिर कोई टाइम फिक्स किया जाता है कि मैं आपको सामान इस टाइम पे दूंगा। तो जब हम किसी फ्यूचर टाइम के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं या फ्यूचर टाइम को रेफ़र कर रहे होते हैं, तब हम बनाते हैं अग्रीमेंट टू सेल। लेकिन जब हम लोग सेल कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर हम इमीडिएट मनी का ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारा सेल हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल हो जाता है, राइट। जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 डिफाइन करता है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ गुड्स टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम एंड नॉट इमीडिएटली और सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन इज कॉल्ड अग्रीमेंट टू सेल, राइट। तो सेल कैसी होती है? जो इमीडिएटली होती है, इमीडिएटली ट्रांसफर होता है गुड्स का भी और मनी का भी। एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? किसी फ्यूचर के टाइम पर किसी स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करने के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं सेल के रिलेटेड तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं। सबसे पहला, दो पार्टीज़ होंगी। कौन? एक सेलर होगा, एक बायर होगा। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है, वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टू दी बायर, कि जो सामान है, जो गुड्स हैं वो बायर को ट्रांसफ़र होंगे। और जो प्राइस है वो किसको ट्रांसफ़र होगा? टू दी सेलर। The transfer of goods for price to the seller. When goods are transferred on the same time, it is sale. जब goods क्या हो रहा है? सेम टाइम पर हो रहा है ट्रांसफर, उसे सेल बोलते हैं। When goods are transferred in future time, it is agreement to sell. A contract of sale may be absolute or conditional. जो हमारा contract of sale है वो कैसा होता है? एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है, यानी कि कंडीशन के भी ऊपर बेस्ड हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, या फिर इमीडिएट भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। क्या होगा? वैलिड होगा, वॉइड नहीं होगा। वॉइड का मतलब होता है शुरू से ही लीगल नहीं होना, इलीगल होना, राइट। तो वॉइड नहीं होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। नाउ या डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, राइट। अब पहले मीनिंग। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू द बायर इन द एक्सचेंज ऑफ मनी इमीडिएटली। सेल में क्या हो रहा है? गुड्स बायर के पास जा रहे हैं, इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है मनी के एक्सचेंज में। In the agreement to sell, goods are transferred to the buyer at the future time or at any specific condition. किसी स्पेसिफिक कंडीशन या फिर फ्यूचर टाइम को रेफर करते हुए हम एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं। नाउ नेचर क्या है इसका? नेचर है कि ये एग्जीक्यूटेड नेचर का होता है। सेल हमारी कैसी होती है? एग्जीक्यूटेड, क्योंकि यहाँ पर आप मनी को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो ये एग्जीक्यूटेड नेचर की होती है। और ये एग्जीक्यूटरी की अभी आप उसमें कुछ काम करेंगे, तो ये एग्जीक्यूटरी नेचर की होती है। रिस्क किस पर होता है? रिस्क यानी कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए सामान में तो कौन उसे भरेगा? सी, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया तो अब कुछ भी हो वो किसकी जिम्मेदारी है? बायर की। लेकिन यहाँ पर सामान ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो अगर कुछ भी होता है तो वो सेलर की जिम्मेदारी है ना। रेमेडीज़ की हमारे पास क्या रेमेडीज़ है? अगर मैंने सामान दिया बायर को, बायर पैसे ना दे या फिर किसी तरीके की कोई चीज़ हो जाए तो क्या होगा? द सेलर कैन स्यू दी बायर। जो सेलर है वो क्या कर सकता है? केस कर सकता है। किस पर? बायर पर। फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स बिकॉज गुड्स वर ट्रांसफर टू दी बायर। जो सेलर है वो क्या कर सकता है? वो केस कर सकता है। किस पर केस करेगा? वो बायर पर केस करेगा। किस लिए? क्योंकि किसके लिए? प्राइस के लिए, क्योंकि गुड्स जो है वो उसको ट्रांसफ़र हो चुके हैं। द पार्टी कैन सू फॉर द डैमेज ओनली। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केस हम सिर्फ डैमेज के लिए कर सकते हैं। हम सू किसके लिए कर सकते हैं? डैमेज के लिए। किसी तरीके की अगर कोई डैमेज होती है, हम प्राइस के लिए नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस पे नहीं किया गया। अगर प्राइस पे कर दिया है तो प्राइस के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस के लिए भी, जो सेल है यहाँ पर प्राइस के लिए हम केस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसके लिए करेंगे? यहाँ पर डैमेज के लिए। नाउ राइट ऑफ सेल,
किसके पास राइट है? बायर के पास। बायर के पास सामान चला गया, वो चाहे तो सेल कर सकता है। यहाँ पर किसके पास है? सेलर के पास है। नाउ लाइबिलिटी ऑफ विच पार्टी। सी, अगर कोई दिक्कत होती है, मतलब अगर कोई डैमेज होता है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ पर एनी लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स आर लाइबिलिटी ऑफ बायर। किसी भी तरीके का लॉस या किसी भी तरीके का जो डैमेज है वो किसकी लाइबिलिटी है? बायर की। और यहाँ पर अगर किसी तरीके का लॉस या फिर डैमेज है तो सेलर की लाइबिलिटी है। राइट नेचर, राइट, तो यहाँ पे है जस्ट इन रेम, यानी कि राइट टू अ थिंग। सेल में जस्ट इन रेम होता है, और एग्रीमेंट टू सेल में जस्ट इन पियर्सन, यानी कि राइट अगेंस्ट पर्सन। यहाँ पर जो राइट हमें मिलता है वो हमें गुड्स के बदले में मिलता है सेल में, और यहाँ पे हमें एक पर्सन के बदले में हमें कुछ राइट्स मिलते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें, क्योंकि ये है अनपेड सेलर एंड अनपेड बायर के उसमें। नाउ कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर को समझते हैं। कैविएट एम्प्टर सेक्शन 16 में डिफाइन है। किस में डिफाइन है? सेक्शन 16 में। ये क्या कहता है? ये कहता है लेट द बायर बिवेयर, यानी कि बायर को सावधान रहने दो। कैविएट एम्प्टर ये कहता है कि पहले क्या होता था, पहले अगर आप कहीं पर कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो जितने भी सेलर्स होते थे वो सामान को आपके सामने खोल के रख देते थे, और वो ये कहते थे कि आप अपना सामान बहुत ध्यान से परचेज करना। अगर इस सामान में किसी भी तरीके का डिफेक्ट निकलता है, घर जाकर आपने देखा आपको कोई चीज़ डिफेक्ट निकली, हम आपका वापस इसको रिटर्न नहीं करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी चॉइस थी, आप इसको चूज करके लेकर गए हो। तो यहाँ पर सेलर जो है वो किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। बायर ने गलत सिलेक्शन लिया तो यानी कि सारी जिम्मेदारी किसकी थी? बायर की, सेलर की नहीं थी, ठीक है। सो व्हेन सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन ओपन मार्केट, it is for the buyer to make proper selection or choice for the goods. If the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller liable. वो seller को liable यानी कि जिम्मेदार नहीं बता सकता। The seller is no way responsible for the bad selection of the buyer. The seller is not bound to disclose the defect in the goods which he is selling. तो एक और चीज़ है कि सेलर नहीं बताएगा कि मैं जो सामान बेच रहा हूँ इसमें ये डिफेक्ट है, बायर को खुद ही देखना पड़ेगा कि वो जो सामान ले रहा है वो उसके हिसाब से ठीक है कि नहीं है। नाउ ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स, राइट। तो ये बायर की ड्यूटी है कि वो अपने आप को क्या करे? सेटिस्फाई करे, अपने आप को संतुष्ट करे कि जो भी वो सामान खरीद रहा है वो उसके पर्पस को सर्व कर रही है। दैट द गुड्स विल सर्व द पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग बॉट, कि जिस चीज़ के लिए सामान लिया जा रहा है भाई उस पर्पस को वो सर्व करे। इफ़ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व हिज पर्पस or for the of he depends on her own skills or judgment, the buyer cannot hold seller responsible, ठीक है। चलो, लेकिन अब इसमें क्या थे? इसमें है एक्सेप्शंस, जिससे आते हैं क्वेश्चंस हमेशा एक्सेप्शन से ही आते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या? सबसे पहला, फिटनेस एज द क्वालिटी और यूज़, यानी कि अब यहाँ पर जो बायर है वो सेलर को ये बता दे कि मैं किस पर्पस से जा कर के सामान खरीद रहा हूँ, मैं किस पर्पस की वजह से ये सामान खरीद रहा हूँ, और उसके बाद भी सेलर उसको गलत सामान दे रहा है, तो यहाँ पर सेलर जिम्मेदार है, क्योंकि मैंने जाकर सेलर को बता दिया मुझे सामान क्यों चाहिए। नाउ गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, अगर मैं सेलर को जाके बोलूँ मुझे इस तरीके का गुड चाहिए, मैंने उसे कोई डिस्क्रिप्शन बता दिया, ठीक है, और उसके बाद भी वो गलत तरीके का गुड दे रहा है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर गुड्स को रिजेक्ट करना बायर की जिम्मेदारी है, या वो कर सकता है। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड व्हेन दे डू नॉट मैच द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, राइट। वो रिजेक्ट कर सकता है उन गुड्स को। इसके बाद है हमारा गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। सी,
अगर हमारा सेलर जो है वो क्या कर रहा है, वो गुड्स सेल कर रहा है और उसके गुड्स जो हैं वो मार्केट के स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो मार्केट होती है उसके भी अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है उसमें प्लास्टिक कम होनी चाहिए या इको फ्रेंडली होना चाहिए, या फिर वो उसकी कवरिंग इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, ब्लैक कलर की पैकेजिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर सेलर का गुड जो है वो मार्केट के स्टैंडर्ड्स को पास कर रहा है, तभी उन गुड्स को लिया जाएगा। सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल का मतलब है अगर जो बायर है उसने कोई सैंपल चूज़ किया और उस पे बोला कि मुझे इस सैंपल के हिसाब से ही गुड्स चाहिए, ऐसे ही गुड्स चाहिए, और आपका सेलर जो है वो सैंपल के हिसाब से नहीं दे रहा है, तब यहाँ पर आपका कैवेट एम्प्टर का जो रूल है वो नहीं अप्लाई होता है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, जहाँ पर आपने सैंपल भी बताया दिखाया है और आपने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, वहाँ पर भी कैवेट एम्प्टर रूल नहीं अप्लाई होता। ट्रेड यूसेज, जहाँ पर आप ये बता देते हैं कि मेरा पर्पस क्या है, या फिर मैं एक पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए सामान खरीद रहा हूँ, मेरे को आगे ट्रेड करना है, तो अगर उसमें भी वो गड़बड़ कर रहा है तो वहाँ पर भी आपका ये रूल नहीं अप्लाई होता है। ये इसके एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ओके, सो पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है इसका पार्ट 2 फिर से कल आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। किसी तरीके की कोई क्वेरी हो इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।